आपका, मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत बुलेटिन की हेडलाइन से करते हैं। पश्चिम बंगाल में 78% से ज्यादा मतदान, हिंसक झड़पों में कई घायल। केरल में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। मेक इन इंडिया में हिस्सा लेने की अनुमति पर उठाए सवाल। बीजेपी ने फिर पूछे रिश्वत लेने वालों के नाम। दिल्ली में कल से नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राजधानी में सिर्फ सीएनजी टैक्सियों को अनुमति। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू, अब तक 6 की मौत, कई घायल। हाई अलर्ट के बीच एनडीआरएफ ने तेज किया अभियान, हालात पर केंद्र की नजर। और उत्तर भारत में गर्मी का सितम, बांदा में तापमान 45 के पार। जलदान अभियान ने बदली बुंदेलखंड के नौगांव की तस्वीर। पश्चिम बंगाल में आज 5वें दौर की 53 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। इस दौर में 78% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके साथ ही 349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें 43 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस दौर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। क्या खास, क्या आम, पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के मतदान के लिए सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सिंगूर, जाधवपुर और कोलकाता में बड़ी तादाद में लोग वोट डालने पहुंचे। बहुत अंतर है कि थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा है, ऐसे ही लाइन लगता है, ऐसे भीतर में बाइफर रहता है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। सेफ्टी फॉर ऑल, वुमेन ही नहीं, सबके लिए। और इंडस्ट्रीज आनी चाहिए और विलेजेस को डेवलप करना है वेस्ट बंगाल। हालांकि इस दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। As per the SMS-based reporting which we have received from the CO office, at 5 p.m. the voter turnout reported is 78.25%. इस दौर में दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर लोगों की खास नजर है। यहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र कुमार बोस से उन्हें चुनौती मिल रही है। 5वें दौर के मतदान के बाद राज्य की 294 में से 269 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद आखिरी दौर में 5 मई को 25 सीटों पर मतदान होना है। नतीजे 19 मई को आएंगे। चुनाव आयोग की सख्ती और अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ मतदान का ये 5वां दौर बीते के 4 चरणों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहद शांतिपूर्ण रहा। लेकिन सियासी दलों के लिहाज से भी ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई दिग्गजों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। कोलकाता में कैमरामैन नारायण सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। पंचानन, अब कुल मिलाकर 78% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है इस दौर में। क्या लग रहा है आपको, ये जो पिछले जो चरण रहे हैं उस हिसाब से किस तरह का मतदान रहा, किस तरह की प्रतिक्रिया रही है? जी हाँ दीपक, ये चुनाव आयोग ने जो अभी ब्रीफिंग की है, 5 बजे तक के आंकड़े हैं ये। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 5 बजे तक के आंकड़े 78 दशमलव कुछ आए थे और वो इसका भी अनुमान है कि 80 को पार कर जाएगा। बाकी के 4 चरणों में यही हुआ, 80% से ज्यादा मतदान। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में मतदान का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है, लगातार मतलब कायम रहा है और बढ़ भी रहा है, 80% के ऊपर है और अच्छा मतदान इसको माना जा रहा है। ये बात हमने कई लोगों से बात की, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो निजी काम करने वाले लोग हों, उनको लगता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और जागरूक हैं लोग अपने अधिकारों के लिए कि क्या उनको चाहिए और किस लिए वो वोट कर रहे हैं इस बारे में। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 5 दौर का मतदान हो चुका है। आखिरी दौर के लिए 25 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। सबकी नजरें हैं इस पर कि चुनाव का परिणाम क्या रहता है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि
आखिरी के जो चरण है, जिसे आप कह लीजिए आखिरी के 2 चरण या इसके एक पहले चौथा चरण, सारी नजर पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें उनको गेन हो सकता है, लोगों के बीच में वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये अब सियासत के हिसाब से मतदान जिसे कह लीजिए कि अगला जो होने वाला है, और जो एक जो बात थी बहुत ही क्रूशियल पंचानन, एक जो बड़ी बात थी जिस पर सबका फोकस था, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर मीडिया से लेकर चुनाव आयोग, वो था सुरक्षा का मसला। कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं बीच में, लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से अच्छा बीता ये दौर। हाँ, अभूतपूर्व सुरक्षा इसको आप कह सकते हैं। ये इतने सुरक्षा के इंतजाम स्थानीय प्रशासन ने भी कहा और लोगों ने भी कि कभी देखे नहीं गए। चुनाव आयोग ने बिल्कुल समझ लीजिए बांध के रख दिया। ये कहा जा रहा था कि साउथ कोलकाता की जहां मुख्यमंत्री उम्मीदवार है भवानीपुर सीट, वहां भी चुनाव आयोग को लग रहा था कि हिंसा हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई घटना सामने आई नहीं। बहुत अगर इसको आप जो हिंसा की आज घटनाएं हुई हैं, हालांकि 27 लोग अरेस्ट भी हुए हैं पूरे 3 जिलों में जहां जहां वोटिंग हुई है, लेकिन इसको आप छिटपुट घटना ही कह सकते हैं। ये बड़ी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई चौथे फेज और थर्ड फेज के मुकाबले। तो ये बड़ी कामयाबी चुनाव आयोग की है, और सबसे बड़ी भूमिका इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की रही कि यहाँ पर लगातार ऐसे मेजर्स लिए गए। स्थानीय पुलिस से भी संपर्क साध के, कल ही की बात है कि जहां क्लब्स में लोकल जहां चलते थे वहां उनको बंद कराया गया क्योंकि कुछ क्रूड बम बरामद हुए थे। तो प्रशासन ने कहीं कोई कसर छोड़ी ही नहीं जिससे कि कोई गड़बड़ी हो सके। बहुत सख्त यहाँ पर सुरक्षा थी, इसके गवाह खुद बने। वाकई में, और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला स्टेट पुलिस और जो सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके बीच में, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 80% के आसपास, यानी कि अच्छा मतदान आज रिकॉर्ड किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तिरुवनंतपुरम में इसे जारी किया। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में शराब पाबंदी, आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन जैसी बातों का जिक्र किया है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने इसे जारी करते हुए राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केरल में 2 गठबंधनों की राजनीति के दिन अब पूरे हो गए हैं और एनडीए तेजी से तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहा है। This is really Kerala's first tripolar election. There is not much difference between the original 2 bipolar players. The Congress and the left are natural bedfellows. पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी, जनजातीय इलाकों का विकास, टिकाऊ विकास और अर्थव्यवस्था, छात्रों को स्कॉलरशिप, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज और तटीय इलाकों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का जिक्र है। The economic growth of Kerala has to take place within Kerala. Kerala can't be just an exporter of manpower resource. It has to use that resource within. Alternative LDF, UDF governments have resulted in that. बीजेपी ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की भी बात कही है। पार्टी ने दावा किया कि वो राज्य में पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर श्वेत पत्र लाएगी। पार्टी का दावा है कि सरकार आने पर अगले 5 सालों में 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सवालों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने जानना चाहा है कि ब्लैकलिस्ट की गई अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को मेक इन इंडिया में हिस्सा लेने की मंजूरी कैसे मिली। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मुख्य मुद्दा ये है कि घूस किसे मिली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में शनिवार को कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल पूछे। कांग्रेस ने पूछा कि अगर अगस्ता वेस्टलैंड बोगस कंपनी थी तो 22 अगस्त 2014 को रक्षा सौदों में भागीदारी की अनुमति क्यों मिली, जबकि 3 जुलाई 2014 को ही कंपनी पर पाबंदी लगी थी। पार्टी ने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 2068 करोड़ रुपए वसूले, जबकि अंतरिम भुगतान महज 1620 करोड़ रुपए का था। कांग्रेस ने कहा कि अगर विदेश में फील्ड ट्रायल भ्रष्टाचार है तो नई रक्षा खरीद नीति में इसकी अनुमति क्यों दी गई है। अमित शाह जी और भाजपा सरकार को अपने झूठे, बेबुनियाद, भ्रामक और मिथ्या बयानों के लिए
कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ पूरे देश के 125 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड को जिस तरह मदद की गई उस पर यूपीए सरकार को जवाब देना होगा। सबसे बड़े उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा, क्योंकि इटालियन हाईकोर्ट जो इक्विवेलेंट होता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ के लोगों ने 125 करोड़ दिया है। इस मामले में शनिवार को सीबीआई ने पूर्व उप वायुसेना प्रमुख जेएस गुजराल से पूछताछ की। गुजराल उस टीम में शामिल थे जिसने टेंडर की शर्तें बदलने का फैसला किया था। वहीं पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सोमवार को पूछताछ होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इससे पहले शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर परीक्षा की तारीख बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। नीट के तहत आपको बताएं कि 24 जुलाई को दूसरे चरण की परीक्षा कराई जाएगी। और अब बात उत्तराखंड की, जहां के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। इसकी चपेट में आकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। आग की वजह से सैकड़ों हेक्टेयर में फैला जंगल बर्बादी की कगार पर है। आग पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। इसे 20 साल की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। उत्तराखंड में जंगल जल रहे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर वन बर्बादी की कगार पर हैं। इंसानी बस्तियों के साथ साथ जानवर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जंगल दर जंगल फैलती जा रही आग से स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। पूरे वातावरण में चारों तरफ धुआं ही धुआं है और इससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सारे जानवर जो है इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं जल रहे हैं। अब जो जानवर बचे हुए भी हैं उनके लिए जंगलों में अब चारा, हरा चारा भी नहीं है, वो अब भूख और प्यास पानी से मरेंगे। मकान भी जल गया, सारा सामान था वो भी जल गया। 6-7 गाय बैल थे, थोड़े थोड़े सारे जल रखे। यहाँ पे अचानक नीचे से स्कूल के पास से वहाँ से आग लगनी स्टार्ट हुई और से इनके लोगों के मवेशी वगैरह, मकान, झोपड़ी और जो छान थी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली जिले में आग बुझाने में जुट गई हैं। अग्निशमन विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आपदा से निपटने के लिए 6000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 20 सालों की ये सबसे भीषण आग है। कि कुछ ऐसे एरिया हैं, संवेदनशील एरिया, जहाँ बार बार आग लगती है, हर सीजन में आग लगती है। तो हमने ऐसे जितने क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया है और वहाँ पर हमारा ज़्यादा इसमें फोकस है। हमारा स्टाफ भी ज़्यादा उन एरियाज में ही फोकस है। कुमाऊं और गढ़वाल के 1900 हेक्टेयर में फैले जंगलों को आग से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बसने वाले 1500 गांवों पर खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में इस साल आग लगने की 1000 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य को अग्नि आपदा पीड़ित घोषित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सी चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ये गाड़ियां रविवार से सड़क पर नहीं उतर पाएंगी। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए दिया। रविवार से दिल्ली में टैक्सी से सफर करने वाले मुसाफिरों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 मई से सिर्फ सीएनजी गाड़ियां ही चल पाएंगी। अदालत ने डीजल टैक्सियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली को हमें अगर पोल्यूशन फ्री करना है तो कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप तो लेने पड़ेंगे, उसी के बाद चेंज होगा। तो इस फैसले का तो हम स्वागत करते हैं। इस मामले में टैक्सी मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत देने की मांग की थी। ऑपरेटरों ने कहा कि बाजार में अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसकी मदद से डीजल गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि तय समय सीमा के दौरान ऑपरेटरों को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। रेडियो टैक्सी की तरह एनसीआर परमिट वाली टैक्सियों को भी छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स चुकाने के बाद दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज़्यादा क्षमता वाली 190 डीजल गाड़ियों के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की सड़कों पर रोज़ाना करीब 70,000 टैक्सियां चलती हैं।
मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, इस देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री केवी चौधरी। करप्शन इज नॉट गुड फॉर यू। इसके वजह से समाज का और देश का, इकोनॉमी का, सबका नुकसान होता है। बैंक को रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से सर्टेन प्रोविजंस बनाना पड़ेगी। जितना भी करप्शन मनी है, ये भी ब्लैक मनी में एक हिस्सा है। देखिए तरकश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी से खास बातचीत आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात गर्मी और सूखे की। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं बांदा में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। बिहार में गर्मी के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। पटना में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लू से मरने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए उम्र सीमा की पाबंदी खत्म कर दी है। पहले ये सीमा 65 साल थी। सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड के नौगांव कस्बे में लोग एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ की इकलौती धसान नदी इस बार सूख गई है, जिससे पानी की ज़बरदस्त किल्लत हो गई है। नगर पालिका के बोरवेलों ने पानी देना बंद कर दिया है, लेकिन जलदान अभियान ने यहाँ की दशा ही बदल दी है। राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते बुंदेलखंड की ये एक नई तस्वीर है। यहाँ के किसी भी बाशिंदे को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े, इसके लिए स्थानीय निवासियों ने जलदान की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम ने सूखे चेहरों पर राहत ला दी है। जो नगर पालिका के बोर्ड हैं और जो शहर के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अपना सहयोग दिया है, उसी से नगर की व्यवस्था टिकी है। जो 60-70 हज़ार आबादी है, उन तक घर घर पानी पहुंच रहा है नल के माध्यम से। नौगांव को रोजाना 24 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन सूखे की मार ऐसी पड़ी कि नगर पालिका अब 2 लाख लीटर पानी का ही इंतजाम कर पा रहा है। ऐसी में अधिकारियों ने समृद्ध किसानों से जलदान की अपील की। अब नगर पालिका के टैंकर नौगांव के आसपास के किसानों के बोरवेल से पानी भरकर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जहां से पूरे नगर को पानी की सप्लाई की जाती है। और हमारा यही है कि सभी लोगों को पानी उपलब्ध हो जाए और सभी लोग पानी की समस्या से दूर रहें। हमारे नगर की जो जनता है सामने आई और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बोर दिए और अपना जलदान के द्वारा ही हम यहाँ नगर की समस्या को सुलझा पा रहे हैं। 1857 की क्रांति का केंद्र रहे नौगांव में अंग्रेजी राज में बनी कई शानदार इमारतें हैं, जो इसकी संपन्नता की कहानी बताती हैं। यहाँ आसपास कोई तालाब या जलाशय नहीं है, लेकिन जल संकट के समय यहाँ के लोगों की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। बुंदेलखंड के अन्य तमाम इलाकों की तरह शायद नौगांव भी बहुत ही भीषण जल संकट की चपेट में आ गया होता, लेकिन यहाँ चले जलदान अभियान ने काफ़ी कमाल दिखाया है और आज ये नगर जल संकट से अछूता है और लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन जूनियर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, नौगांव, छतरपुर। आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग उठाई है। इसके लिए दिल्ली स्टेट बिल का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही वेबसाइट पर डालकर लोगों की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर इसका ऐलान किया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है, इसलिए इस मुद्दे को उठा रही है।
असल में संविधान में दिल्ली ना ही पूर्ण राज्य है और ना ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश। इसी वजह से उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को लेकर कई बार वाद विवाद सामने आता है। लोगों के अपने घर के सपने के साथ प्राइवेट बिल्डर ही नहीं बल्कि सरकार भी खेल रही है। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार को देने के बावजूद दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों को अब तक मकान नसीब नहीं हुआ। 20,000 से ज़्यादा तैयार मकान खाली पड़े पड़े खंडहर बनते जा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अब अपने वोट का हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर कब उन्हें अपने सपनों का घर मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से गरीबों को मकान देने वाली राजीव रत्न आवास योजना अभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। लंबे समय से छोटे घर का सपना संजोए लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर की झुग्गियों में रहने वाली मीना देवी को उम्मीद थी कि राजीव रत्न आवास योजना की बदौलत उनकी खुद के घर की उम्मीद पूरी हो जाएगी, लेकिन वो सपना आज भी सपना है। 2013 में 2014 अगस्त में हम लोग 68,000 रुपया जमा किए। उस टाइम हमें ये कहा गया 10 दिन के अंदर में आपको मकान मिल जाएगा। आज तक तो ना मकान मिली और ना हमें पैसा मिला। हम झुग्गी वाले को क्या सुविधा सरकार देते हैं? कोई सुविधा नहीं देते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाली मीना देवी ने किसी तरह 28,000 रुपए का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन बाकी के 40,000 के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। मकान तो नहीं मिला, लेकिन ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मीना की तरह लाखों लोग अपने घर का सपना पाले हुए हैं। रसीद का ये टुकड़ा हर बार इन लोगों की अपने मकान की हसरत को जिंदा कर देता है। हर बार सर्वे होता है, लिस्ट निकाली जाती है, लेकिन मकान की चाबी कब हाथ लगेगी किसी को नहीं पता। आज तक बपरोला में मकान नहीं मिला। फिर महीने 2 महीने के बाद यहाँ आके हरगामा कर देते हैं मेट्रो वाले ने कि आज टूटेगा कल टूटेगा, लेकिन हम लोग बोरी बिस्तर बांध लेते हैं डर से, उनके डर से हट जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता चले जाते हैं। शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 3 लाख मकान बनाने की तैयारी थी। 20,000 से ज्यादा मकान बनाए भी गए, लेकिन इनका अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। खाली पड़े ये मकान अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की नोडल एजेंसी इन मकानों को नई योजना के साथ लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये काम कब पूरा होगा ये साफ नहीं है। थोड़ा दिन अभी हम लोग इस डिस्कशन में थे कि ये अलॉटमेंट्स वर्क किसके अंडर में होगा। इसको लगभग कंप्लीट कर लिया है सरकार ने और हम उसको आगे आने वाले समय में अलॉट करने के प्रोसेस में हैं। काफ़ी पहले से ऐसे लोग हैं जिनको पैसा दिया था और नहीं मिला है, इसलिए दिल्ली सरकार उस पर काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है, जिससे जल्द से जल्द हम लोग उन लोगों को पहले चरण में जो है उनको हम मकान दिलवा सकें। इस योजना के तहत करीब 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनका परिवार अच्छे माहौल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगा। राजीव रतन आवास के जरिए भी दिल्ली वालों ने दिल्ली में अपना घर होने का सपना तो देखा, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये घर भी बनकर तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वालों को ही इसका अता पता नहीं है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। किंगफिशर एयरलाइंस के बॉन्ड्स और ट्रेडमार्क की नीलामी में भी बैंकों को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि एक भी खरीदार सामने नहीं आया है। इसकी कीमत 366 करोड़ 70 लाख रुपए रखी गई थी। ई नीलामी सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जिसे 1 घंटे तक कोई भी खरीदार नहीं मिलने पर बंद कर दिया गया। इससे पहले बैंकों ने मुंबई के किंगफिशर हाउस को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसके लिए भी कोई बोली नहीं लगी थी। बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर SBI समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज बकाया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत के मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने का न्योता दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड से घनिष्ठ रिश्तों पर जोर दिया और कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देश इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर रिश्तों को अहमियत देता है। राष्ट्रपति कल यहाँ 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर पहुंचे थे। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल जेरी मातेपारे की मौजूदगी में आज उनका औपचारिक स्वागत हुआ। ये पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा पर आया है। इराक में शनिवार को उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से ये लोग नाराज थे।
पिछले काफ़ी समय से सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था। शिया धार्मिक नेता मुख्तादा अल सद्र समर्थक राजधानी बगदाद में सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन की सुरक्षा को तोड़ते हुए संसद भवन परिसर में घुसने में कामयाब रहे। और अब देश विदेश की कुछ अहम खबरें। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2002 के बाद के प्रमोशन में सभी आरक्षण रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस तरह के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इससे मध्य प्रदेश के करीब 35 अधिकारियों और कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने गर्मियों की छुट्टियों में कटौती कर मामले की सुनवाई का फैसला किया है। हाईकोर्ट के मुताबिक 79 में से 68 जज गर्मियों की छुट्टी में भी सुनवाई के लिए मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल ने कहा है कि गुजरात में अगड़ों को मिले 10% आरक्षण का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने ये बात मेहसाणा जिले में एक अदालत के बाहर संवाददाताओं से कही। हार्दिक पटेल देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद। मुंबई के कमाठीपुरा में 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इमारत के एक हिस्से में मरम्मत का काम हो रहा था, जिसमें कुछ लोग रह रहे थे। घायलों का नजदीकी जेजे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बिहार के बाद ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भत्ते में 6% इजाफा करने का ऐलान किया है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 676 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भत्ते में इजाफा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा नदी में सौर ऊर्जा से संचालित छोटी नावों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 1000 ई रिक्शों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। जनवरी से अब तक प्रधानमंत्री का ये 3रा वाराणसी दौरा होगा। भारी बर्फबारी की वजह से 4 महीने तक बंद रहने के बाद जम्मू कश्मीर का जोजिला नेशनल हाईवे शनिवार को खोल दिया गया। 434 किलोमीटर का यह हाईवे कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब शिया जायरीन कदीमिया में जियारत के लिए जा रहे थे। अब तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका ने बांग्लादेश में ब्लॉगरों की हत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात ठीक नहीं है। इससे पहले विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी प्रधानमंत्री शेख हसीना से लेखकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था। बांग्लादेश में हाल ही में चरमपंथ के खिलाफ लिखने वालों की हत्या के कई मामले सामने आए हैं। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल चीन में खेले जा रहे एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उन्हें चीन की शियान वांग ने 21-16, 21-14 से हराया। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारत की चुनौती भी खत्म हो गई। तो इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। जोहार यानी के प्रणाम, अभिवादन आप सभी का। मैं भी भारत के इस सफर में इस बार आपको हम ले चलेंगे झारखंड के आदिवासियों